हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने कमेंट किए, सर आपने ऑब्जेक्टिव तो बता ही रहे हैं पर हम लोगों को सब्जेक्टिव कैसा होगा। तो फाइनली मैं सब्जेक्टिव का 2 लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक नहीं देखे, सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल को ओपन कीजिएगा, मिसाइल क्लासेस सर्च कीजिएगा और याद रखिएगा यहाँ पे आपको वीडियो में जाना है, आपको सारा चीज मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको अभी आज बताया था आप लोग ओरिजिनल पेपर, साथ ही साथ छप गया प्रश्न। ये जो क्वेश्चन था 30 में से 30 लूट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक जैसे यहाँ पे मैंने बताया था सब्जेक्टिव को भी आपको अच्छे ढंग से देखना है। और जितना बता रहा हूँ याद रखिएगा मेरे दोस्त, सही तरीके से कीजिए। उम्मीद है कि पहले अगर आप में हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, अगर 30 में से 30 अगर नहीं ला पाए, जो लाए उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जो नहीं ला पाए अभी समय है 2-3 दिन, कोशिश कीजिए कि इस बार 30 में से 30 लाना है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी के साथ मैं बता दूं आप लोगों का जो अभी एग्जाम होने वाला है CUET, किसका मेरे दोस्त याद रखिएगा, CUET। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं मेरे भाई कि CUET एग्जाम क्या होती है। तो CUET एग्जाम क्या होती है, क्या सिलेबस है और उसके बाद किसके लिए है ये एग्जाम, किस लिए देना चाहिए, और इसके बाद अगर एग्जाम नहीं देंगे तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कब से होगी, सिलेबस क्या होगा, कौन सा बुक पढ़ना है, कहां से देखना है, कहां नोट्स मिलेगी, A to Z मैं CUET का एक धाकड़ सा वीडियो लेकर आ रहा हूं जहां पे आपको मैं एक एक विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। CUET का एग्जाम के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक क्वेश्चन को सही तरीके से समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सिक्योरिटी, क्या है डेंजरस, या तो हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी होती है। 2 मार्क्स का आएगी। क्या सुरक्षा क्या है? सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरा से आजादी। सही बात है। अगर खतरा आ जाएगी, अगर हमें आजाद मिल गई है तो मैं बोल सकता हूं सर मैं क्या हूं, सुरक्षा हूं। वही कह रहा है कि सुरक्षा की बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी, लेकिन यह खतरा गंभीर होना चाहिए। लेकिन यह खतरा क्या हो, गंभीर होना चाहिए। मान लेते कोई आपको गला दबा रहा है, आप मरते कोई छुड़ा लिया, ये खतरे से क्या हो गया, आजादी मिल गया आपको, तो भी एक तरह का क्या है, सुरक्षा है, ठीक है। ऐसे खतरे जिनको रोकने का उपाय ना किया गया तो उससे केंद्रीय मूल्यों की आपूर्ति हानि हो सकती है। अगर मेरा गला कोई दबा रहा है, अगर मान लेते कोई हमें हाथ ना छुड़ाए किसी हाथ का, तो मैं मर जाऊंगा। तो इसलिए वही कह रहा है कि अगर हाथ ना हटाएं, अगर आपूर्ति हो रही है, हानि हो रही है, तो इस तरह से हम लोगों का क्या होना चाहिए, खतरा होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं सुरक्षा किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। खतरा से आजादी पाना ही सुरक्षा कहलाता है, ठीक है। इसमें ज्यादा समय नहीं देना। आज हम लोग मेनली बात करेंगे 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक ना। जुड़े रहिएगा, सारा चीज बताऊंगा। अब आते हैं सर ओजोन परत में छिद्र होने का क्या कारण है। ये क्वेश्चन हम लोग 9 क्लास से कंटिन्यू देखते आ रहे हैं कि ओजोन परत में छिद्र होने का क्या कारण है। पहला, पृथ्वी की ऊपरी परत पर वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। अब कमी होने का भी कारण है, क्या कारण है कि कार्बन मोनोऑक्साइड दिन प्रतिदिन जो है वृद्धि हो रही है और हमारे पृथ्वी दिन प्रतिदिन गर्म हो रही है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस की संख्या अगर ज्यादा बढ़ेगी तो इस तरह से ओजोन परत का लगातार कमी आती रहेगी। ये बात को मानिए आप लोग, ठीक है। इससे ही ओजोन परत में छिद्र होना कहलाता है। दिन प्रतिदिन अगर हमारे, याद रखिएगा, इन्वायरमेंट हो या मैं बोल सकता हूं मेरे भाई जो वायुमंडल है, वायुमंडल में ओजोन परत की गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं ओजोन परत में छिद्र होना। इससे परिस्थितिकी तंत्र, अब परिस्थितिकी तंत्र क्या है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। परिस्थिति तंत्र वह तंत्र है जिसमें सभी जीवधारी आपस में परस्पर क्रिया करते हैं। ये क्वेश्चन 7 क्लास का है। परिस्थिति तंत्र क्या है, परिस्थितिकी तंत्र क्या है, ये क्लास 7 का जियोग्राफी का बुक नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। परिस्थितिकी तंत्र क्या है, परिस्थिति तंत्र वह तंत्र है जिसमें सभी जीवधारी आपस में परस्पर क्रिया करते हैं। समझते हैं विस्तार पूर्वक। इससे परिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक वास्तविक खतरा मंडरा रही है। अगर याद रखेगा दिन प्रतिदिन, अगर मैं बात करूं, अगर ओजोन परत लगातार अगर छिद्र होती जाएगी ना तो हम लोग अंधा हो जाएंगे। वहां से रे फेंकेगी, पराबैंगनी किरण आएगी हमारे पृथ्वी पे और हमारे आंखों को अंधा कर देगी। इसलिए हमें चाहिए फैक्ट्रियों को बसाएं, सही है, लेकिन उतना भी फैक्ट्री ना बसाएं जैसे पेड़ को साफ करके फैक्ट्री बसाए जाते हैं और चिमनियों से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस के रूप में निकलकर सामने आती है। पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन क्या है। अब आते हैं सर पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन क्या है, समझते हैं। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO का पर्यावरण तथा विकास के मुद्दे पर केंद्रीय सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरियो में 1992 में।
जिसे रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। वैश्विक राजनीति के क्षेत्र में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को इस सम्मेलन में एक ठोस रूप मिला है। यह है सर हमारा पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन के बारे में आएगा तो इतना सर आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ इतना पूछेगी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगी रियो डी जेनेरियो में 1992 में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन आगाज करते हैं सर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर है, आप ये क्वेश्चन आएगा आपके सामने 3 मार्क्स का। क्योटो प्रोटोकॉल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या मेरे भाई, क्योटो प्रोटोकॉल पर एक संक्षिप्त सा हम लोग का टिप्पणी लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन मेरे पास 153 क्वेश्चन है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 में 339 में अभी हम लोग कर रहे हैं। सोचिए अभी हम लोग कितना दूर जाना है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, राष्ट्रीय नहीं इंटरनेशनल समझौते हैं। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का सुझाव दिया गया है। मतलब ग्रीन हाउस गैस जो होती है ना, उसको कम करने का सुझाव दिए गए हैं किसमें, क्योटो प्रोटोकॉल में। इस प्रोटोकॉल में इस बात को माना गया है, क्योटो प्रोटोकॉल में इस बात को माना गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, हाइड्रोक्लोरोकार्बन हो गए, या तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, वही गैस कह रहा है क्या इस प्रोटोकॉल में इस बात को माना गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोक्लोरोकार्बन जैसे कुछ गैसों के कारण वैश्विक ताप में वृद्धि हो रही है। अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड हो मेरे भाई, याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो याद रखिएगा आज से 10 साल 50 साल बाद हमें लग रहा है कि एक ऐसा समय आएगी कि पराबैंगनी किरण धरती को नहीं, वायुमंडल को फाड़ कर आएगी और हमारे वातावरण में किरण जो है पहुंचेगी और हम लोगों की आंख बिल्कुल अंधा हो जाएगी, ठीक है। और इसको भी कहा गया है कि वैश्विक ताप वृद्धि से विश्व का तापमान बढ़ता है, जो पृथ्वी के जीवन के लिए खतरा हो सकती है। और हम लोग दिन प्रतिदिन हम लोग देख ही रहे हैं, पहले 6 महीना 5 महीना 4 महीना तक ठंडा होता था, लेकिन देखिए अभी तो मैं बात करूँ 2 ही महीना ठंडा है। अभी हम लोग फरवरी महीना देख रहे हैं, देखिए कितना गर्मी बढ़ गया है। यस या नो, तो यही है ताप वृद्धि। ताप वृद्धि होने का सिर्फ एक ही रीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का वृद्धि होना, ठीक है। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल को एक बार अच्छी तरह से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, मूल्यवासी कौन लोग हैं यूएनओ के अनुसार। अब यूएनओ क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं पिछला वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। यूएनओ के अनुसार ऐसे लोग को मूल्य निवासी कहा जाता है जो लंबे समय से किसी देश में निवास कर रहे हैं। मूल्यवासी उसी को कहते हैं। मान लेते हैं हम झारखंड में लगभग 100 साल से रह रहे हैं तो हम झारखंडी हो गए, यस या नो, हम मूल निवासी हो गए। वही कह रहा है यूएनओ के अनुसार ऐसे लोग को मूलवासी कहा जाता है जो लंबे समय से किसी देश में निवास कर रहे हैं तथा बाद में दूसरी संस्कृति या जाति ने उन्हें अपने अधीन बना लिया, उन लोगों को उस देश का मूल निवासी कहा जाता है। भारत में मूलवासियों के लिए जनजातीय आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो आदिवासी है या जनजाति है उनके लिए मूलवासियों का शब्द जो होती है मूलवासी शब्द, उसके लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। क्या प्रयोग किए जाते हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा, जनजातीय और एक आदिवासी, ठीक है। किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं तो बताएंगे सर, ये मूल्यवासी के लिए। अब आशा करते हैं कि मूल्यवासी क्या है, बताएंगे सिंपल सा कि यूएनओ का अनुसार, ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है, ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। यूएनओ के अनुसार याद रखिएगा ऐसे लोग को मूल्यवासी कहा जा सकता है जो लंबे समय से किसी एक स्थान पर निवास कर रहे हैं तथा बाद में दूसरी संस्कृति या जनजाति ने उन्हें अपने अधीन बना लिया है, उसी को हम लोग मूल्यवासी कहते हैं, ठीक है। चलिए सर आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है वैश्विक क्या है, वैश्वीकरण क्या है। अभी हम लोग बात करेंगे वैश्वीकरण के बारे में, यहाँ हम लोग बात नहीं करेंगे वैश्वीकरण के बारे में, फिर भी मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्योंकि वैश्वीकरण का क्वेश्चन आती है 5 मार्क्स का एक, कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू का वर्णन करें। वैश्वीकरण का सकारात्मक यानी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं के वर्णन करना है। विश्व के सभी देश किसी भी क्षेत्र में अपना विकास करने के लिए अगर उदारीकरण की नीति को अपना लेते तो वह सभी देश अपना लेते और वो भी सभी देश उस क्षेत्र में हो जाते, तो ऐसे प्रक्रिया को याद रखिए क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। नहीं सर हमें समझ में नहीं आया आपका भाषा, समझिएगा। अगर मैं बात करूं मैं यहाँ पे नहीं देखना, आप मेरे चेहरा पे देखिए, भूमंडलीकरण आपसे पूछा जाएगा या वैश्वीकरण, दोनों बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण उसे कहते हैं कि विश्व के अनेक देशों में जो व्यापार हो रही है, जैसे हम मान के चलते हैं अभी हम लोग भारत में, भारत के व्यापार मान लेते हैं चीन के व्यक्ति
चीन पर हम लोग जाकर उस व्यापार कर सकते हैं। मान लेते हमारे भारत में बहुत सारे चावल का उत्पादन हो गया है और इस चावल को मैं चाह रहा हूं कि चीन के बाजार में जाके मैं बेचूं। अब मैं चीन के बाजार में जाकर जब मैं बेच रहा हूं और हमें कोई रोक टोक नहीं है, ना बॉर्डर पे रोक टोक है, ना वहां के मार्केट में रोक टोक है, या तो चीनी के व्यक्ति चीनी कोई प्रोडक्ट है जो भारत आकर बेच रहे हैं, भारत से ना तो कोई परमिशन लेने की आवश्यकता है, परमिशन ले सकते हैं, बिना परमिशन कुछ नहीं हो सकता, लेकिन भारतीय बाजार में उसे कोई रोक टोक नहीं कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। यानी कोई भी देश दूसरे देश जाकर स्वतंत्र रूप से अपने व्यापार को प्रचार प्रसार, अपने सामान को, प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। अब क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे पूरा विस्तार पूर्वक, नकारात्मक पहलू और सकारात्मक पहलू के बारे में। सबसे पहले देखते हैं मानवाधिकार सब क्या समझते हैं। मनुष्य को उसके जाति, धर्म, लिंग होगा मेरे भाई, गलत है, ठीक है, लिंग, राष्ट्रीय या रंग या राष्ट्रीय लिंग के आधार पर ना देखकर उस मनुष्य के विकास के बारे में सोचे। ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि अगर दुनिया में विकास करना है ना तो कभी भी धर्म को नहीं देखना है, दूसरा जाति को नहीं देखना है, ना कोई रंग देखने की गोरा है ये बहुत टैलेंट है, ऐसा नहीं है, या तो लिंग, ये बोल नहीं सकते कि महिला है तो ये नहीं कर पाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि मानवाधिकार मतलब यहाँ पे सारा व्यक्ति आगे, कौन कौन, छोटे से लेकर बूढ़े तक और मर्द से लेकर औरत तक। यहाँ पे बताया गया है कि मनुष्य को उसकी जाति, लिंग, धर्म, राष्ट्रीय या मैं बोल सकता हूँ रंग के आधार पर ना देखकर, हम लोग नहीं देखेंगे ये सब, बल्कि उस मनुष्य के विकास के बारे में, उसके अधिकार के बारे में सोचा जाए। इसी को मानवाधिकार कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। मानवाधिकार 3 श्रेणी में रखा जाता है। पहला राजनीतिक अधिकार, दूसरा आर्थिक और सामाजिक अधिकार, तीसरा औपनिवेशिक जनता के जातीय और अल्पसंख्यकों के अधिकार। अगर ये आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन यहां पे आपको इतना लिखना होगा, मनुष्य को उसके जाति, धर्म, रंग, राष्ट्र या लिंग के आधार पर ना देखकर उस मनुष्य के विकास के बारे में, उसके अधिकार के बारे में सोचा जाए। इसी को मानवाधिकार कहते हैं। मानवाधिकार को 3 श्रेणी में रखे हैं, कैटेगरीज वाइज आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आसियान क्या है, इसके बारे में नहीं देखना। आसियान में ऑलरेडी मैं पिछला वीडियो बता चुका हूं, जो नहीं देखे वो जाके देखिए पिछला वीडियो। अब आते हैं सर आपका मेन फैक्ट, यहां से 5 मार्क्स का प्रश्न स्टार्ट होता है। एक बार ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इतना छोटा नहीं है, इसका आंसर इतना छोटा नहीं है, पेशेंस बनाइए। वैश्वीकरण के नकारात्मक पहलू और सकारात्मक पहलू। सबसे पहले वैश्वीकरण क्या है, मैंने अभी जस्ट बताया कि कोई भी देश दूसरे देश पर जाकर अपने प्रचार प्रसार, अपने व्यापार कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट को जाकर बेच सकते हैं बिना रोक टोक किए। उसी को हम लोग बोल सकते हैं सर, याद रखिए, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। पहली बात। दूसरी बात कि वैश्वीकरण का क्या क्या पॉजिटिव, क्या क्या नेगेटिव है, दोनों आपको याद रखना होगा। पहला हम लोग आते हैं पॉजिटिव में। पश्चिमी संस्कृति का फैलाव से स्वयं की संस्कृति का पतन हो गया। पॉइंट नंबर 2, लघु कुटीर उद्योग कमजोर पड़ गए। अब देख रहे हैं कि पहले मान लेते 5 किलो चावल का उत्पादन कर रहे हैं और ये चावल सिर्फ भारत के लोग ही खाते थे, एग्जाम्पल। अब क्या हुआ, चीन कह रहा है कि नहीं प्रधानमंत्री जी आप आइए हमारे देश, जो चीन है ना, चीन, आप यहाँ पे भी हमारे चावल को, अपना चावल को बेच सकते हैं। अब भारत क्या कि 5 किलो की जगह 10 किलो, भारत में 5 किलो रख दिए हैं और 5 किलो चीनी बाजार में जाकर बेच दिए हैं। अब याद रखिएगा, इस तरह से ना जो छोटे उद्योग था, यहाँ पे छोटे उद्योग तो कमजोर पड़ गए। क्यों? क्योंकि 5 किलो चावल उत्पादन करने के लिए ज्यादा मशीन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन 10 किलो चावल उत्पादन करने के लिए मशीन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि वैश्वीकरण के नकारात्मक पहलू क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। नकारात्मक पहलू एक तरह का यह है कि लघु कुटीर उद्योग को भी कमजोर पड़ गया, छोटे छोटे उद्योग क्या हुए, कमजोर पड़ गए, ठीक है। पूंजीपतियों का दबदबा बढ़ गया। अब यहाँ पे जो मालदार है उसका दबदबा यहाँ पे बढ़ गया, उनका वर्चस्व आ गया। जो पावर मैन है, कौन, जिसके पास बहुत सारा माल रोकड़ा है, पैसा है, वह क्या था, पूंजीपतियों का दबदबा बढ़ गया। याद रखिएगा, जो बढ़ना नहीं चाहिए था। अमीर लोग और अमीर होते गए, गरीब लोग और गरीब होते गए। इसी को बोलते हैं वैश्वीकरण का नकारात्मक पहलू। अभी मैं सकारात्मक भी दिखाऊंगा, पैसेज बनाए पहले। पूंजीपति, पहला, पश्चिमी संस्कृति का फैलाव से स्वयं की संस्कृति का पतन हो गया। लघु कुटीर उद्योग कमजोर पड़ गए। जो लघु कुटीर उद्योग थे वो बिल्कुल कमजोर पड़ गए।
पूंजीपतियों का दबदबा बढ़ गया। जो पूंजीपतियों का दबदबा है वो पूरी तरह से बढ़ चुकी है। अमीर लोग और अमीर हो गए, अमीर लोग और अमीर हो गए, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। यह है सर हम लोग का वैश्वीकरण का नकारात्मक। अब आते सर एक क्वेश्चन देखने से नहीं होगा, अब आते सकारात्मक। क्वेश्चन पे ना देखें, सकारात्मक क्या है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। सकारात्मक पहलू को हम लोग को एक एक करके देखना है। सकारात्मक क्या है? पहला है कि जीवन शैली में परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही बात है। हम अपने देश में जब बोलते हैं ना, अरे घर का मेढक है ये, घर के अंदर में ही रहता है। तो अपने देश से जब हम चीन जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, रूस जाएंगे, जापान जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, इस तरह से जब हम दूसरे देश पे जाएंगे हमारे जीवन में बदलाव होगा या नहीं? पहला पॉइंट, जीवन शैली में परिवर्तन होता है। पॉइंट 2, विश्व के लोगों का आपसी जुड़ाव होती है। और हम जैसे जापान गए तो जापान से मेरा लगाव हो गया है। मैं अमेरिका गया, अमेरिका से मेरा लगाव हो गया है। इस तरह से क्या होती है, सकारात्मक पहलू में, पॉजिटिव में क्या होता है कि विश्व के लोगों का आपसी जुड़ाव होता जाता है। पॉइंट 3, तकनीकी व शिक्षा का आदान प्रदान होती है। और इस तरह से जब हम लोग व्यापार शुरू करते हैं मेरे भाई, इस तरह से जब व्यापार शुरू करते हैं तो अब हम कहते हैं कि चीन को कहते हैं, देखिए आपका यूनिवर्सिटी है, भारत से 10 ऐसे स्टूडेंट्स है जो आपके विद्यालय में, आपकी यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ना चाहते हैं। चीन कहेंगे आओ आओ आओ, आ जाओ, कोई बात नहीं, आके पढ़ो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये होता है, ठीक है। एक पॉजिटिव सबसे अच्छा यह है कि तकनीकी व शिक्षा का आदान प्रदान होता है। मतलब चीन के व्यक्ति भारत आकर पढ़ सकते हैं, भारत के व्यक्ति चीन जाकर पढ़ सकते हैं। पॉइंट 4, वस्तु तथा सेवा का प्रवाह होता है। वस्तुओं तथा सेवा का प्रवाह होता है। मैंने जस्ट बताया ना आपको कि माल का आदान प्रदान होती है, जो भी प्रोडक्ट उत्पादन होता है। पॉइंट 5, रोजगार का अवसर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अर्थव्यवस्था को सही करने का सबसे इंपॉर्टेंट है कि रोजगार का अवसर जो है ना दिन प्रतिदिन बढ़ जाती है। जो रोजगार का अवसर होती है ये दिन प्रतिदिन बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है सर, समझ में नहीं आ रहा। देखिए पहले व्यक्ति भारत में मान लेते 100 व्यक्ति था, 100 व्यक्ति कहाँ पे काम करते थे? भारत में। अब भारत में क्या हुआ कि चीन के साथ संबंध बना लिए, संबंध बनाने के साथ साथ वैश्वीकरण शुरू किया। वैश्वीकरण शुरू करने के साथ साथ चीन में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें व्यक्तियों की संख्या चाहिए। तो चीन कहेंगे भारत से, देखो देखो मेरे यहाँ पे 10 व्यक्ति की आवश्यकता है, आप 10 व्यक्ति यहाँ पे भेज दीजिए। तो इस तरह से रोजगार के साधन में भी क्या हुई, वृद्धि हुई है, ठीक है। एक देश को दूसरे देश से आने को क्षेत्र में नया नया चीज सीखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग बिल्कुल, मैं थोड़ा सा मैं बात करूं चाइनीज मोबाइल, जो चाइनीज मोबाइल था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं आप लोगों को, तो चाइनीज प्रोडक्ट, चाइनीज आया भारत में और चाइनीज अभी बंद हो गया है। तो भारत में भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ सीख लिए हैं और वो नया नया प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहे हैं। ये भी एक तरह का क्या है, पॉजिटिव थॉट है, ठीक है। पूरे दुनिया का सामान एक ही बाजार में होता है, पूरे दुनिया का सामान एक ही बाजार में मिलता है। ये भी एक तरह का क्या है, सकारात्मक पहलू है। अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले नकारात्मक पहलू क्या। और जिस तरह मैं पॉइंट दे के बताया ना, एग्जाम में अगर आ जाए मेरे दोस्त तो आपको इसी तरह से लिखना है। पॉइंट 4 तक नकारात्मक, फिर फिर 1 से सकारात्मक पहलू लिखना है। वैश्वीकरण का नकारात्मक पहलू, सकारात्मक पहलू आपको पता चल गया होगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई है, इसकी सामान्य नीति क्या है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी। इसकी सामान्य नीति समान विदेश नीति, सुरक्षा नीति, अंतरिक्ष मामले तथा न्याय से जुड़े। ये क्वेश्चन को इतना ध्यान नहीं देना, ये नहीं पूछेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अब ये क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। कितना? 5 मार्क्स का। अब ये क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से एकदम शांतिपूर्वक बनाए और ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन पेपर में टपक चुका है आपका, याद रखिए, छप चुकी है। ध्यान से समझिए, 5 मार्क्स लाना चाहते थे। यहां देखने से कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ठीक है। सही तरीके से देखना क्या है, एक एक पॉइंट को समझिए एकदम साधारण भाषा में। पहला आते हैं सर, सबसे पहले मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। सबसे पहले बात करते हैं सर, ये क्या है। पंचशील का मतलब 5 पंजा। अब क्या 5 पंजा है, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि 5 पंजा आया कहां से, समझिएगा। भारत के शुरुआती दौर में चीन के साथ मित्रता संबंध थी। जब भारत आजाद हुई थी उस समय भारत का अगर कोई सबसे ज्यादा अगर कोई करीबी देश था तो वह था चीन। चीन हमेशा भारत को सपोर्ट करती थी, भारत भी चीन को सपोर्ट करती थी। कब? जब भारत आजाद हुई थी तब, ठीक है। भारत के शुरुआती दौर में चीन के साथ मित्रता संबंध थी। इस मित्रता को बढ़ावा देने के लिए 1954 में, याद रखिए 1954 ईस्वी में चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने क्या, समझिए फिर से मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा मित्रता संबंध थी। इस मित्रता को बढ़ावा देने के लिए
1954 ईस्वी में चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ। इसी समझौते को हम लोग 5 सूत्र में रखे गए थे, जिसे पंचशील सिद्धांत के नाम से जानते हैं। चाओ एन लाई भारत का दौरा किया और आकर यहाँ पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, बहुत बार पूछा जाता है कि पंचशील समझौते के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चीन का चाओ एन लाई। दोनों ने आपस में आकर बातचीत किए और 5 सिद्धांत के बारे में बात की। क्या क्या सिद्धांत है? सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं सर सिद्धांत। पॉइंट नंबर 1, एक एक पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, एक दूसरे की प्रभुसत्ता व प्रादेशिक एकता अखंडता का सम्मान करेंगे। हमारी जो संस्कृति है, आपकी जो संस्कृति है, आपका जो रहन पान है, आपका जो खान पान है, मेरा जो रहन सहन है, मेरा खान पान है, हम लोग क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। पहला पॉइंट। पॉइंट 2, एक दूसरे पर आक्रमण ना करेंगे और वादा करते हैं 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाओ एन लाई, हाथ रखो मेरे दोस्त, वादा करो कि हम लोग एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। चलिए सर, पॉइंट 2 में हस्तक्षेप हो गया। 3, दूसरे के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और भारत के अंदर में क्या हो रही है, कौन सा राज्य में राजनीतिक मामला चल रहा है, क्या चल रहा है, चीन के व्यक्ति को देखने का अधिकार नहीं है। चीन में क्या हो रहा है राज्य देश के अंदर में, वो भारत के व्यक्ति को देखने का अधिकार नहीं है। चाओ एन लाई ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, क्या बात सहमत है? और डन है। चलो इस बात को भी हम लोग वादा करते हैं, प्रोमिस कर लिया। तीसरा बात पे भी। चौथा बात क्या है समझिएगा, समानता व परस्पर लाभ। हमेशा एक दूसरे को ऐसा चीज करेंगे कि दोनों प्रॉफिट झेले। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा प्रॉफिट हो आपका लॉस हो जाए, ऐसा भी नहीं है कि आपका प्रॉफिट हो जाए मेरा लॉस हो जाए। कुछ ऐसा काम करेंगे अर्थव्यवस्था के मामले में कि आपको भी प्रॉफिट हो और मेरा भी प्रॉफिट हो। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बनाए रखेंगे, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ये था सर 5 सिद्धांत, जिसे हम लोग 5 शील के नाम से हम लोग जानते हैं। अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गया होगा। एक बार बता दीजिए मेरे दोस्त कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं। भारत के शुरुआती दौर में चीन के साथ मित्रता संबंध थी। इस मित्रता को बढ़ावा देने के लिए 1954 ईस्वी में चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई भारत की यात्रा की। इसी यात्रा के दौरान भारत और चीन के बीच एक समझौता हुई थी। इसी समझौते में 5 सूत्र रखे गए थे, जो जिस प्रकार आपको मैंने दिखाया था 5 सेट। एक बार अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन 1-2 मार्क्स का नहीं बाबू, याद रखिएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी। आगे सर अगला क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख अंग कौन से? 6 अंग है, 6, जिसमें 4 पूछा गया, महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, चलिए सर आते हैं सर अगला क्वेश्चन कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी में है। WTO का पूरा नाम क्या है? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ज्यादा समय नहीं देंगे, 2-2 मार्क्स का है, लेकिन समय देना है, याद रखेगा 12 मार्क्स का आएगा बाबू रे। आप ये मत समझिए ये छोटा छोटा क्वेश्चन क्या बता रहे हैं सर, याद रखेगा बूंद बूंद से सागर भरती है। 6 क्वेश्चन सही करेंगे, पता है 12 मार्क्स मिलेगा, सोचिए। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है मेरे भाई, जो आप सही करेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेगी। ठीक है, इसमें कोई राइटिंग वगैरह नहीं देखा जाता है। क्वेश्चन पे आते सर, इसमें याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? ट्रिग वैली। कौन थे? यूएनओ का पहला अध्यक्ष कौन था? ट्रिग वैली। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निशास्त्रीकरण का अर्थ क्या होता है? निशास्त्रीकरण का मतलब होता है बनाए गए शास्त्रों को कम करना। जो भी शास्त्र बनाए गए, जो भी हथियार बनाए गए हैं, उसको कम करना ही निशास्त्रीकरण कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा देश के बीच बातचीत के द्वारा ऐसे हथियारों को खत्म करने का फैसला लिया जाता है, जो कि भविष्य में जाकर उन दोनों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। मतलब जैसे मैं एग्जांपल में बात करूं आप लोग से, 1988 में जब दूसरी बार परीक्षण किया था एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा, मिसाइल मैन जिसे हम लोग बोलते हैं, उस समय पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर रहा था। दोनों देशों ने यह बताया कि परमाणु हम लोग परीक्षण तो किए हैं, पर हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए बनाए हैं। ठीक है, तो यही कहा गया था निशास्त्रीकरण। निशास्त्रीकरण का मतलब क्या होता है, फिर से समझिएगा। निशास्त्रीकरण का मतलब होता है बनाए गए हथियार को कम करना और आपस में बैठकर 2 या 2 से अधिक देशों में आपस में बैठकर यह बातचीत करना कि ये जो हम लोग बनाए हैं बिल्कुल ये खत्म करने का फैसला करते हैं। किसका? हथियारों को खत्म करने का फैसला करते हैं। अब भविष्य में जाकर इन दोनों देशों के लिए खतरनाक हो सकती है, ऐसे हथियारों को रोका जाए, जैसे परमाणु हो गया, एटम बम हो गया। ठीक है, एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए विकसित प्रथाओं की परिस्थिति जिम्मेदारी की एक
सूची है। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है कश्मीर की समस्या क्या है। अब आते हैं सर कश्मीर की समस्या। कश्मीर की समस्या जानने से पहले मैं बता दूं कश्मीर एक ऐसा भारत जब आज़ाद हुई थी 1947 में, 1947 में जब भारत आज़ाद हुई थी उस समय, उससे पहले पाकिस्तान तो अलग हो चुकी थी और कश्मीर भी कहता था कि मुझे अलग देश बनना है। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान के लोग कहते थे कश्मीर को कि ये कश्मीर मेरा है, भारत के लोग कहते थे कि ये कश्मीर मेरा है। जब कश्मीर से जाकर पूछा गया तो कश्मीर कहता है मैं ना भारत का हूँ ना मैं पाकिस्तान का हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे अलग सा राष्ट्र चाहिए। पाकिस्तान का सारा तो मुस्लिम है। आपका मैं बात करूँ आपका जम्मू कश्मीर जब भारत आज़ाद हुई थी उस समय पूरा का पूरा मुस्लिम थे। क्या थे? पूरा का पूरा मुस्लिम थे। लेकिन राजा हरि सिंह थे, हरि सिंह मतलब हिंदू थे। तो राजा को पाकिस्तान की तरफ से अपॉर्चुनिटी आया, उन्होंने ठुकरा दिया। और क्या हुआ, एक दिन पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर पर हमला हुआ और दौड़ते हुए, हाँफते हुए, कांपते हुए राजा हरि सिंह आकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पैर में आ गिरे और कहते हैं दादाजी आप हमें बचा लीजिए, भाईजान आप हमें बचा लीजिए, हम पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहते, वो हमें बम बारूद से हमला कर रहे हैं। और कहता है अच्छा ऐसा बात है, आ जाओ मेरे पास, मैं आपको मदद करूंगा। इस तरह से बीपी मेनन और एक था लाल बहादुर शास्त्री, दोनों जाकर वहां के माहौल को शांत किए। अब आते हैं सर क्वेश्चन, ये तो मैं आपको ओवरव्यू दिया, क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। कश्मीर के राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को अलग देश बनाना चाहते थे, मैंने भी जस्ट बताया। लेकिन पाकिस्तान भारत दोनों चाहते थे कि जम्मू कश्मीर उसका अंग हो। पाकिस्तान भी चाहता है कि मेरा कश्मीर है, भारत भी कह रहा है मेरा कश्मीर है। जब कश्मीर के राजा हरि सिंह से पूछा गया तो मुझे अलग सा देश चाहिए। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना के समक्ष यह समझौता हुआ कि वोटिंग कराई जाए वोटिंग कराई जाए, कौन व्यक्ति कहां जाना चाहते, वोटिंग कराई जाए। लेकिन नेहरू ने वोटिंग में देरी की, जिसके कारण पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आक्रमण कर दिया। नेहरू ने कहा अली जिन्ना ने कहा चलो वोटिंग कराया जाए, वोटिंग कराने में नेहरू ने लेट कर दिया और इस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में हमला होना शुरू हो गया, आक्रमण होना शुरू हो गया। जिसके जवाब के लिए, बचाव के लिए राजा हरि सिंह ने नेहरू को मदद के लिए एक पत्र लिखा। मैंने अभी जस्ट बताया, मदद के लिए राजा हरि सिंह ने नेहरू को एक पत्र लिखा। परंतु नेहरू ने राजा के समक्ष यह शर्त रखा कि जब वह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेगा तभी भारत सरकार उसकी मदद करेगी। अब देखिए नेहरू जी तो बहुत चालाक व्यक्ति था, वो कह रहा है ऐसा ही हम आपको मदद नहीं करेंगे, आपको भारत का अंग बनना पड़ेगा तब जाकर मदद करेंगे। तो राजा हरि सिंह कहता है अच्छा ठीक है, मैं मिल जाऊंगा, मेरा जान बचा दो मेरे भाई किसी तरह से, ठीक है। विलय मतलब मिलना, यानी एक राज्य का ही किसी संघ में मिलना विलय कहलाता है और मिलने के लिए जिस पत्र पर हस्ताक्षर करता है उसे विलय पत्र कहते हैं। और इस तरह से राजा हरि सिंह ने कह दिया हाँ दादाजी, भैया, हाँ भाईजान, मैं आपके साथ आपके देश में मिलना चाहता हूँ, देश में मतलब आपका देश का अंग बनना चाहता हूँ, मुझे जल्दी से बचा लीजिए। ये है सर कश्मीर समस्या। और आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर की समस्या है। अब मैं अगर बात करूं ना कि कश्मीर समस्या के बारे में क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन क्या आएगा समझिएगा, वर्तमान समय में कश्मीर पर एक निबंध लिखे, प्रेजेंट टाइम में आपको यहां से स्टार्ट करना है और लास्ट तक अभी किस तरह से है माहौल कश्मीर का, वो आपको लिखना होगा। जैसे अभी कश्मीर को लेकर अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा चलते रहते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में आप क्या समझते हैं? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो उसके लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन किया गया। अतः 1953 में भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। कार्य राज्यों की सीमाओं को पुनः निश्चित करना था। इस आयोग रिपोर्ट में यह स्वीकार किया कि राज्यों का भाषा को राज्य के पुनर्गठन आयोग अधिक कठिन होगी। ये क्वेश्चन ध्यान नहीं देना है लेकिन समझिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था, याद रखिएगा 1953 में। सबसे पहले कहां पे? आंध्र प्रदेश में। दूसरी बात कौन सा समिति? फजल अली, क्या जगह? फजल अली समिति के तहत याद रखिएगा गठन हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है एकदलीय प्रभुत्व क्या है? मैं कल ही बता चुका हूं, जो स्टूडेंट्स नहीं देखे अब उनकी गलती है। एक बार जाकर आप यहां थे अच्छी तरह से देखिए, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। कहां देखना है मेरे दोस्त? सबसे पहले यूट्यूब चैनल को ओपन करेंगे और आपको यहां पे जाना है। आपको सारा चीज
जो मैं आपको सब्जेक्टिव बताया हूं, जो मेरे भाई आपको मैं सब्जेक्टिव बताया हूं, एक बार जाकर इसको देखिए। मैं इतना बेहतरीन तरीके से बताया हूं, जब आप देखेंगे तो सारा चीज माइंड में घुस जाएगी। राजनीतिक दल बदल क्या है, इस पर रोक लगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। राजनीतिक दल बदल क्या है, जब कोई सांसद या विधायक अपने पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चला जाता है, दल बदल कहलाता है। दल बदलू, नीतीश कुमार क्या है, दल बदलू है या नहीं, वही कह रहा है। जब कोई संसद या विधायक अपने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है या अन्य कोई दल बना लेते हैं या कोई अन्य पार्टी बना लेते हैं, अपनी सदस्यता छोड़ने बिना ही संसद में उसे उस पार्टी के विरुद्ध मतदान करता है, तो उसी को राजनीतिक दल बदल कहते हैं। मैं कांग्रेस में हूं और मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर और मैं चला गया बीजेपी में, हमें क्या कहलाएगा, दल बदल। वही आपसे कह रहा है कि जब कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चला जाता है या नया दल बना लेते हैं, तो इसी को हम लोग अपने और अपने सदस्यता छोड़े बिना ही सदन में उसी पार्टी के विरुद्ध मतदान करता है, तो उसी को राजनीतिक दल बदल कहते हैं। राजनीतिक दल बदल को रोकने का कोई क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक, मैं ऐसा ही लिख दिया हूं ताकि आपको नॉलेज हो। अब आते हैं समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, समझते हैं मेरे दोस्त। समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बदल में एक क्वेश्चन को हम लोग को विस्तार पूर्वक समझना है, और मैं चाह रहा हूं यहां से क्लास अब नेक्स्ट क्लास होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बचा हुआ है, याद रखिएगा। ये जो छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, इस समय हम लोग को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना। जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है मेरे भाई, जैसे कांग्रेस पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग को सही ढंग से, मार्शल योजना क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, पंचशील समझौता मैंने तो बता दिया आपको 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। इस सब क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग का कुछ नहीं हुआ है। ताड़ी विरोध आंदोलन क्या है, दलित आंदोलन क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आप लोग अगर अच्छा लग रहा है कि सर आप जो चीज़ बता रहे हैं हम लोग को समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों का अगला जो क्लासेस होगी उसमें भी मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।